हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक्टर अमित साइंस एकेडमी। सो हमारा ये वन टॉपिक पेज की ये सीरीज चल रही है जहां पे हम एक पेज में एक टॉपिक कवर कर रहे हैं। उससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं हम वो सारे उस पेज में एक्यूमुलेट करने की कोशिश की है। एंड टाइम पे आपको रिवाइज करना है उस टॉपिक से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो आप उस एक पेज को रिवाइज कर सकते हैं और आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे हमने उस पे एक वर्ड फॉर्मेशन में उसे कवर अप करने की कोशिश की है। आज के हमारे टॉपिक्स ज्योग्राफी से है। आर्कटिक सी ऑयल काफी न्यूज में रहता है। नेचुरल रिसोर्सेज ऑलवेज इन न्यूज। डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एंड माइक्रो इरिगेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर GS3। Energy resources, factors of industrial location, physiography of Gujarat, run of Kutch, river of Gujarat and Narmada project, Gujarat coastline, gulfs and major ports and the agroclimatic zones of Gujarat। ये सारे के सारे GPSC के फेवरेट टॉपिक्स हैं। So let's not waste the time and start with the Arctic sea oil। हमारा जो आर्कटिक ओशन है, हमारा जो आर्कटिक सर्कल है बेसिकली, तो जो यहाँ पे जो आर्कटिक ओशन है हमें उसे पता है कि उसकी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो काफी लंबी है। उसकी वजह से वहां पे सेडिमेंटेशन ज्यादा है और उसी वजह से वहां पर जो है आपका जो फॉसिल फ्यूल एक्सप्लोरेशन है वो सबसे ज्यादा है। तो वहां से आपके ऑयल रिजर्व्स और वो सारी चीजें सबसे ज्यादा है। इसलिए जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी नजर जो है इस आर्कटिक ओशन पे है। अगर हमने इंटरनेशनल लॉ पढ़ा है तो हमें पता है कि आफ्टर सर्टेन नॉटिकल माइल्स जो आपका ओशन का एरिया है वो इंटरनेशनल एरिया में पड़ जाता है, यानी कि वहां पे हर कंट्री का राइट होता है, लेकिन उस राइट को यूटिलाइज करने का भी अलग एक मैकेनिज्म है। तो इसलिए आपका जो ये आर्कटिक सी है ना वो इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट कैरीज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रंटियर फॉर फॉसिल फ्यूल एक्सप्लोरेशन। लेकिन जो ग्लोबल टेम्परेचर है, जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, यहां पे इस जो आर्कटिक सी है ना उसको खतरा हो रहा है। इसीलिए ये जो आर्कटिक सी है, आर्कटिक काउंसिल ने जो 8 कंट्रीज की काउंसिल बनी है उन्होंने इस एरिया को इनएक्सेसिबल रख दिया था पहले, ठीक है, लेकिन अब उसे स्लोली एंड स्टडीली ओपन किया जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे एस्टिमेट करता है कि आर्कटिक होल्ड्स अप्रोक्सीमेटली 13% ऑफ वर्ल्ड्स undiscovered oil and 30% of its undiscovered natural gas, mostly in the offshore shallow waters। shallow water में ही मिलेगा, डीप में तो मिलना नहीं है, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स का ये अपना सर्वे कहता है। अब इंटरनेशनल रेस हो गई है। कंट्रीज लाइक रशिया, USA, कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क, इन सबको अब आर्कटिक सी से जो है ऑयल रिजर्व्स एक्सप्लोर करना है, ऑयल रिजर्व्स एक्सप्लॉइट करना है। और बाकी जो कंट्रीज है जैसे कि आपके इंडिया, चाइना, जापान, हम लोग डायरेक्टली आर्कटिक सी के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, बट स्टिल हमारा भी इंटरेस्ट है क्योंकि इंटरनेशनल एरिया है ना जहां से बाकी कंट्रीज को राइट्स अवेलेबल है। लेकिन इस सारी चीजों में है काफी सारी जो रिस्क है वो अपने आप एनवायरमेंटल रिस्क है। एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें कि अगर हम आर्कटिक सी में से नेचुरल गैस और ऑयल रिजर्व्स जो है एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो ये एक सेंसिटिव इकोसिस्टम है, ठीक है। ऑलरेडी ग्लोबल क्लाइमेट की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। अब अगर वही इश्यूज आर्कटिक सी तक भी पहुंच गए तो बहुत ही कैस्केडिंग इफेक्ट्स हो सकती है। IPCC ने ऑलरेडी वार्न किया हुआ है कि जितने भी पोलर रीजन है काफी सेंसिटिव है, क्लाइमेट चेंज से वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होते हैं। हमने अंटार्कटिका की स्टोरी देख चुके हैं, हम अंटार्कटिका के फैक्ट्स जानते हैं कि कैसे वहां पे जो है बड़े बड़े ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे। तो वही सिचुएशन अगर हम एक्सप्लोरेशन और स्टार्ट कर देंगे तो मिटिगेशन फैक्टर जो है वो डबल हो जाएगा। आइस मेल्टिंग एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आइस मेल्ट क्योंकि ड्रिलिंग एक्टिविटीज, देखो एक्सप्लोरेशन शुरू करेंगे तो सारी मैकेनिकल एक्टिविटीज तो होगी, तो ड्रिलिंग एक्टिविटी की वजह से आइस लॉस होगा, प्लस सी लेवल राइज बढ़ेगा, और सी लेवल राइज बढ़ेगा तो जो कोस्टल एरियाज है वर्ल्ड वाइड
वहां पे फ्लड टाइप सिचुएशन बढ़ जाएगी। मरीन बायोडाइवर्सिटी का बायो थ्रेट तो है ही, राइट, ये तो हमें पता ही है कि ऑयल, देखो अगर ऑयल निकलेगा तो वो स्पिल भी होगा, और ऑयल स्पिल के चांसेस अगर बढ़ते हैं तो यहां पे आर्कटिक मरीन स्पीशीज जो है एक्सटिंक्शन की स्टेज पर पहुंच सकती है। ऑयल स्पिल का रिस्क है, बट ऑब्वियस है। कंपटीशन इफेक्ट, ठीक है, अगर यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन कर दिया, ठीक है, तो एनवायरमेंटल सेफ्टी की किसी को कंसर्न नहीं रहेगी, और इस कंपटीशन इफेक्ट में सारे सेफ्टी रेगुलेशन, एनवायरमेंटल असेसमेंट सबको ऑन स्टेक कर दिया जाएगा। जियोपॉलिटिक डायमेंशंस क्या कहता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्लेम्स, अनक्लॉज कहता है कि आर्कटिक नेशन जो है इस पर्टिकुलर एरिया के अपने अपने ओवरलैपिंग क्लेम्स कर रहे हैं कि यहाँ पे इतने में हमारा क्लेम है, इतने में हमारा क्लेम है, तो ऑलरेडी रिसोर्सेस राइट पे डिस्प्यूट्स ऑलरेडी ऑन है। फिर 8 कंट्रीज की ये जो आर्कटिक काउंसिल है, इन्होंने जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेन मैंडेट दिया है कि भाई ये चीजें जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मिलिटराइजेशन, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक्सप्लोर करने के चक्कर में, उसे इंक्रीज करने के चक्कर में यहां पर जो है मिलिट्री और मैरिटाइम सर्वेलेंस देखने में आ रहा है, विच इज ऑल्सो इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हाई कैपिटल कॉस्ट, यहां से चीजें एक्सट्रैक्ट करना इजी नहीं है, आइस ब्रेकिंग वेसल्स चाहिए, ड्रिलिंग और बाकी सारी मैकेनिकल एक्टिविटीज के लिए बहुत खर्चा चाहिए, तो इनिशियल स्टेज पे जो है इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हाई है। यूपीएससी 2018 में आर्कटिक, इंडियाज आर्कटिक इंटरेस्ट पे जो है क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑब्वियसली हमारा इंटरेस्ट भी है क्योंकि एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन होगा। मिडिल ईस्ट पे हम जिस तरीके से ऑयल पे रिलायंस कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे हम ऑयल पे जितना हमारा एक्सपोर्ट है उन कंट्रीज से, सॉरी हाँ, वहां से हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो डिपेंडेंसी जो है रिड्यूस हो जाएगी। स्वालबार्ड नॉर्वे हिमाद्री में हमारा रिसर्च स्टेशन है, ऑलरेडी हम 2008 में एस्टैब्लिश कर चुके हैं। 2013 में आर्कटिक काउंसिल ने हमको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है। आर्कटिक क्लाइमेट चेंज और उसका इंडियन मॉनसून पे क्या इंपैक्ट होगा वो हम अच्छे से वहां पे स्टडी कर सकते हैं। और बट ऑब्वियस है, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास एक नया चैनल भी खुल सकता है, आर न्यू शिपिंग रूट्स। सिग्निफिकेंस, यूएसए हमें ऑलरेडी बता चुका है कि 13% अनडिस्कवर्ड ऑयल है और 30% अनडिस्कवर्ड गैस है। एनर्जी सिक्योरिटी अगर आर्कटिक नेशन और ऑब्जर्वर इकोनॉमीज में है। स्पिल क्लीनअप नियरली इम्पॉसिबल इन सब जीरो कंडीशंस, ये भी हम जानते हैं। आइस मेल्ट अगर होता है तो ग्लोबल सी लेवल बढ़ता है और इंडिया की कोस्ट को भी थ्रेटन मिल सकती है। पेरिस एग्रीमेंट जो हमने इतनी बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स की है वो सब की सब साइड में रह जाएगी। सो दिस वाज अबाउट द आर्कटिक काउंसिल। आर्कटिक कॉयल और गैस रिजर्व, देखो डायरेक्टली कहीं क्वेश्चन में ना है, लेकिन आईआर के क्वेश्चन में या कहीं ज्योग्राफी में, कहीं इकोनॉमी में इससे रिलेटेड कोई टॉपिक आता है तो आप इसको वहां पे भी मेंशन कर सकते हैं। फिर है आपके नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया। नेचुरल रिसोर्सेज में सब आता है, लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम बेसिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फॉर आवर इकोनॉमिक गेन एंड ह्यूमन बेनिफिट्स। ठीक है, अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम सारी बातें करते हैं, बट इवेंचुअली हम इसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो एक तो इक्विटेबल यूज होना चाहिए, अननेसेसरी एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, सस्टेनेबल वे यूज में होना चाहिए, उसका कोई भी चीज है उसका सस्टेनेबल यूज होना चाहिए, और नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की जरूरत है फॉर द इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट स्टेबिलिटी। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो आपके आंसर्स में ब्राउनी पॉइंट की तरह एडअप होते हैं। सो व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, सॉरी रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो ओवर द टाइम नेचुरली रिप्लेनिश्ड रहेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका सोलर एनर्जी, विंड, वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, टाइड्स। हाँ, इसका
नेचुरली आपको ये हमेशा मिलेंगे, लेकिन अगर आप इसका ओवर यूज करेंगे तो फिर एक मोमेंट के बाद ये आपको अवेलेबल नहीं रहेंगे और इसे वापस रिकवर करना उतना इजी नहीं रहेगा एंड इट विल बी एज टाइम कंज्यूमिंग। जितनी जल्दी आप उसे यूज कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा उसे वापस रिवाइव करना। ठीक है, सोलर एनर्जी तो फिर भी आपके पास है, लेकिन व्हाट अबाउट फॉरेस्ट, सॉइल, वाटर, विंड, प्योर विंड नहीं मिलेगी। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक बार खत्म हो गई, आपको मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाएंगे इसे रिवाइव करने में और मे नॉट इवन बी पॉसिबल इन द करंट टाइम। ठीक है, तो इसका हमें स्ट्रिक्ट कंजर्वेशन चाहिए और एफिशिएंसी चाहिए इन ऑर्डर टू यूज इट। तो ये है आपका कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स। फिर है ये आपके बायोटिक रिसोर्सेज जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम डिराइव करते हैं, जैसे कि आपके फॉरेस्ट, फिशरीज, लाइफ स्टॉक, वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इनको भी सस्टेनेबली ही हमें यूज करना है कंसर्निंग द इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी। एबायोटिक रिसोर्सेज नॉन लिविंग मैटर जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, मिनरल्स। अगेन आपकी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है सब इन नॉन लिविंग मैटर्स पे डिपेंडेंट है, इसलिए इसका यूजेज भी आपको सस्टेनेबली ही करना है। पोटेंशियल, एक्चुअल एंड रिजर्व रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज एग्जिस्ट तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक अनयूज्ड है या इसको हम अभी तक ठीक तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए हैं। तो ये जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उसे रिजर्व रिसोर्सेज में रख रहे हैं सो दैट फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए हम इनको यूज कर पाए। मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, हमारे पास आयरन ओर है। इंडिया होल्ड्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व्स इन टर्म्स ऑफ आयरन ओर। हमारी मेजर स्टेट्स है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड कर्नाटका। कोल की अगर हम बात करें तो हम फोर्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स है ग्लोबली। गोंडवाना कोलफील्ड्स हमारी जो झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में है वो सबसे हाईएस्ट लीडिंग प्रोड्यूसिंग है। मीका और बॉक्साइट में वर्ल्ड में इंडिया लीडिंग है इन द मीका प्रोड्यूसर। झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और बॉक्साइट की हम बात करें तो उड़ीसा और झारखंड। पेट्रोलियम हमारे बॉम्बे हाई, गुजरात, असम और राजस्थान में हमारे रिजर्व्स, मेजर रिजर्व फील्ड्स हैं। सॉरी, रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो रैपिड डिप्लीशन हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का देखने को हमें मिलता है बिकॉज ऑफ आवर अनसस्टेनेबल यूज, एक्सट्रीम यूज, कंसिडरिंग आवर इकोनॉमिक गेन्स एंड ह्यूमन बेनिफिट्स, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन फ्रॉम अनरेगुलेटेड माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन। हमने माइनिंग वाले सेशन में देखा कि किस तरीके से ओपन माइनिंग हो रही है या किस तरीके से माइनिंग की वजह से जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है वो फ्यूचर में आपको यूज में नहीं है। ठीक है, तो उस वजह से किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी भी इंपैक्ट हो रही है। इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, तो जहां पे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स रिच रीजन जितने भी हैं वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स है। फॉर एग्जांपल झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सबके पास मेजर आयरन ओर्स है, मेजर कोल फील्ड्स है, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो वेरी पुअर। लैक ऑफ कंजर्वेशन पॉलिसीज एंड वीक एनफोर्समेंट, आई वुड रिलाई ऑन दिस मच। पॉलिसीज है हमारे पास, स्ट्रिक्टर एक्शंस भी हमारे पास पॉलिसीज में मेंशन्ड है, बट उसका जो एनफोर्समेंट है वो इतना स्ट्रांगली नहीं हो रहा है। सारी चीजें पेपर में लिखी गई है बट इतना इफेक्टिवली एनफोर्समेंट नहीं हो रहा है। इसके साथ आप जस्ट अ सेकेंड, आप इसके साथ यहां पे delayed, what is this, delayed judicial justice या delayed justice system, delayed judiciary, ये पॉइंट भी आप इसके साथ क्लिक कर सकते हो। ठीक है, क्या वे फॉरवर्ड है, चैलेंजेस तो डिस्कस कर लिए।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट करना है, उसके जितने भी प्रिंसिपल्स है उसको इफेक्टिवली इन्फोर्स करवाना है, रिसोर्स एफिशिएंसी और सर्कुलर इकोनॉमी के अप्रोचेस को प्रमोट करना है, उसको स्पीडली जितना प्रमोशन के साथ उसको यूज में भी लाना है, स्ट्रेंथनिंग द एनवायरमेंटल रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट फॉर माइनिंग्स, ठीक है, स्पीडी ट्रायल्स हो, पनिशमेंट हो, इन्वेस्टमेंट इन द रिन्यूएबल R&D टू रिड्यूस फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी, ठीक है, जिस तरीके से हाइड्रोजन फ्यूल से आ रहा है या मिथेनॉल पे हम शिफ्ट हो रहे हैं फॉर आवर फ्यूल इन ऑर्डर टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन द अदर फॉसिल फ्यूल्स, ensuring equitable renewable sharing through better fiscal policies, जहां से आप कोल ले रहे हो, जहां से आप आयरन ओर ले रहे हो, तो उन स्टेट्स का भी उद्धार हो, ऐसा नहीं कि वहां से सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन ही कर रहे हैं। डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस एंड माइक्रो इरिगेशन। इंडिया के पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर रिजर्व है, बहुत पानी है हमारे पास, लेकिन हर साल पानी को लेके इश्यूज होते हैं, उसके अनगिनत रीजंस हैं, ठीक है। अगर हम ग्लोबली बात करें तो 25% जो है हमारे पास ग्लोबल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है, ठीक है। 60% इंडिया की जो एग्रीकल्चर है वो इरिगेटेड है, ठीक है। 85% जो है वो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पे ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है। तो ऐसे में हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे ग्राउंड वाटर को हम बचाएं, उसे पोल्यूशन से भी बचाएं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, सर्टेन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, दे आर ऑलवेज इन वाटर क्राइसिस। हर साल वाटर क्राइसिस होती है यहाँ पे ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, जिन्होंने असेसमेंट के थ्रू ये बताया है कि हमारे जो ग्राउंड वाटर हैं वो अलग अलग यूनिट्स में उन्होंने क्लासिफाई किया है, सेफ, सेमी क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड ओवर एक्सप्लॉइटेड। और पंजाब और हरियाणा 2 स्टेट्स ऐसे हैं जो ओवर एक्सप्लॉइटेड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो है, मैंने जैसे प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया था कि आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, एक्सेसिवली पैडी पे इन्होंने शिफ्ट हो गए, उसकी वजह से एक्सट्रीम यूज ऑफ वाटर हुआ है, जिसकी वजह से अब जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो रिड्यूस हो गया है। इंडिया की अगर हम बात करें तो 65% ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इज अनइरिगेटेड, यानी कि अभी भी ये लोग जो है मॉनसून पे डिपेंडेंट है। तो अब अगर ऐसी लैंड रहेगी जो मॉनसून पे डिपेंडेंट है तो बट ऑब्वियस है ये लोग ग्राउंड वाटर पे प्रेशर करेंगे इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इरिगेशन। सो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इन इंडिया? सबसे पहले चीज, सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी। सस्ती है इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, सब्सिडाइज रेट्स पे फार्मर्स को मिल रही है, बहुत जगह पे फ्री में मिल रही है, बिल ही नहीं आ रहा है, ठीक है। ग्रामीण एरिया में जो है सब्सिडाइज रेट्स पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जा रही है। सो व्हेन यू विल प्रोवाइड सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी इन फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी। बिजली चल रही है तो उस बिजली को बनाने के लिए पानी लगता है, ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है, वहां पे भी स्ट्रेस आ रहा है। और अगर फार्मर कम्युनिटी को एक्सेसिवली सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी तो वाटर पंपिंग भी ज्यादा होगा, तो अननेसेसरी जो है पानी वेस्ट भी हो रहा है और एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन है पानी का। लैक ऑफ रिचार्ज रिस्ट्रक्चर, ठीक है, नए स्ट्रक्चर्स, नए डेवलपमेंट्स, नई बिल्डिंग्स जितनी भी आ रही है उसमें ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के लिए सिस्टम है, बट व्हाट अबाउट द ओल्डर स्ट्रक्चर, वहां पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। तो उसकी वजह से भी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो हमारे सिस्टम नहीं है, पहले तो रखते थे लोग, अब नहीं है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है कि उस वजह से जो ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज हो तो रहा है लेकिन वापस से वो रिचार्ज नहीं हो रहा है। एक्सेसिव अर्बनाइजेशन, अर्बन एरियाज में क्या हो रहा है, रोड बन गई है, सोसाइटीज में कॉन्क्रीटाइजेशन हो चुका है फ्लोर्स का, ठीक है, तो उसकी वजह से जो रेन वाटर आ रहा है इट इज नॉट गेटिंग अ प्लेस टू गो इनसाइड द लैंड, no place to get the water to sip it into the ground. That's why
वहां पे भी ग्राउंड वाटर का रिचार्ज नहीं हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज, तो बट ऑब्वियस है ये सबसे पहले इफेक्ट करेगा आपके रेनफॉल को, और रेनफॉल लेस होगा तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी नहीं होगा। लैक ऑफ रिचार्ज स्ट्रक्चर्स, insufficient रेन वाटर हार्वेस्टिंग, चेकिंग द डैम, परक्लेशन ऑफ टैंक्स, ये सारी चीजें जो है वो नहीं है। तो इंपैक्ट क्या होगा? डिक्लाइनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ये डिक्लाइन होगा तो फार्मर डिस्ट्रेस हो जाएंगे, फार्मर कम्युनिटी पे स्ट्रेस बढ़ेगा। यू कैन सी स्पेशली इन पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। लैंड सब्सिडेंस जो है सीवियरली डिप्लीट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब पानी नहीं है तो ऊपर सॉल्ट जमा होने लगेगा। फोर्स माइग्रेशन, पानी नहीं होगा तो माइग्रेशन फोर्स होगा, कंटामिनेटेड वाटर पे डिपेंडेंट कर जाएंगे, इवेंचुअली प्लेइंग विद द हेल्थ ऑफ द पीपल, इंक्रीज्ड एनर्जी कॉस्ट एज डीपर पंपिंग इज needed and it will further increase the input cost for the farmers. माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स की तरफ जाने की जरूरत है, जैसे कि आपका ड्रिप इरिगेशन हो गया एंड द स्प्रिंकलर इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन अगर आप यूज करते हो तो वाटर यूज का जो है वो 30 to 70% हम कट करते हैं नॉर्मल इरिगेटिंग सिस्टम से, और अगर हम स्प्रिंकलर इरिगेशन को यूज करते हैं तो वो कन्वेंशनल चैनल्स को डिक्लाइन करता है और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है। सरकार के कुछ इनिशिएटिव है, आपके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, बेसिकली माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को सपोर्ट करती है। प्रमोट ड्रिप एंड स्प्रिंकलर अडॉप्शन, जल शक्ति अभियान, नेशन वाइड वाटर कंजर्वेशन कैंपेन, अटल भूजल योजना, सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इन द स्ट्रेस्ड एरिया। वे फॉरवर्ड में हम बट ऑब्वियस है जो लोकल वाटर बॉडीज हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में जल युक्त शिविर है, तेलंगाना में मिशन काकतिया है, इन सारी लोकल वाटर बॉडीज को रिजुवेनेट करना है। रिफॉर्म इलेक्ट्रिसिटी, सब्सिडीज को कट करना है थोड़ी सी। इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड वाटर थ्रू कैनाल्स फॉर द फर्दर इरिगेशन। Promote water efficient crops and reduce paddy area in Punjab and Haryana, and improve the IMD drought forecasting with advanced meteorological methods. See, ये तो है, ये तो अब हम धीरे धीरे देख पा रहे हैं। जैसे इस साल हमने एल नीनो को भी डिटेक्ट किया था, बट सिर्फ डिटेक्शन से काम नहीं चलेगा, उसके जो इम्पैक्ट होंगे उस पर वर्क करना जरूरी है। जीपीएससी ने 2022 में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था, दैट इज ग्राउंड वाटर कंटिन्यूअसली डिप्लीटिंग, बिकॉज ग्राउंड वाटर इज एवरीबडीज प्रॉपर्टी एंड नोबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहां पे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को भी डिस्कस करना है, प्लस लोग उसे किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कंसिडरिंग देयर ओन प्रॉपर्टी, और ये जो वाटर रिचार्ज सिस्टम है ये सब नहीं हो रहे बिकॉज दे आर नॉट कंसिडरिंग एज देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनर्जी रिसोर्सेस, जस्ट अ मिनट। तो हमारे एनर्जी रिसोर्सेस क्या है? सब्सटेंसेस है विच आर जनरेटेड फॉर द ह्यूमन यूज। इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एनर्जी, हेवीली डिपेंडेंट ऑन कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो यहां पे हमने रिसोर्सेस को दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, कन्वेंशनल एंड द नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस। कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल, नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में कौन सा आता है? सबसे पहले कोल, ठीक है। हमारे पास अबंडेंट फॉसिल फ्यूल है, 55% इंडिया की जो एनर्जी सप्लाई है वो कोल डिपेंडेंट है। मेजर हमारे पास कोल फील्ड्स है, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हम खुद
क्रूड ऑयल डेवलप कर रहे हैं बॉम्बे हाई, गुजरात, असम, राजस्थान से, लेकिन फिर भी 85% ऑफ हम आर पेट्रोलियम नीड्स आर इंपोर्टेड, गिविंग अ स्ट्रेन ऑन आर फॉरेन एक्सचेंज। न्यूक्लियर एनर्जी की अगर हम बात करें तो हमारे पास थोरियम का लार्जेस्ट रिजर्व है, लेकिन यूरेनियम हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए हम एनएसजी का पार्ट बनना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है न्यूक्लियर एनर्जी में, उसे और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, उसमें और रिसर्च और डेवलपमेंट की जरूरत है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर 200 गीगावाट का हमारे पास पोटेंशियल है। हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जहां पे हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से मेजर, जैसे भाखरा नांगल डैम हो गया, टिहरी हो गया, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट हो गया, लेकिन स्टिल हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पे कम डिपेंडेंट है। रिन्यूएबल रिसोर्सेस, आपकी सोलर एनर्जी, ठीक है, 300 सनी डेज है अक्रॉस इंडिया। 2022 में हमारा 100 गीगावाट का ये प्लान था कि 2022 तक हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन है उसमें 100 गीगावाट जो है हम सोलर एनर्जी के माध्यम से बनाएंगे, जिसको 2030 तक हमने 500 गीगावाट में कंप्लीट कन्वर्ट किया है। आईसीए का इंडिया पार्ट है। विंड एनर्जी, 4th लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी है इंडिया के पास। हमारे मेजर विंड फार्म्स हैं नियर द कोस्ट, तमिलनाडु, गुजरात, देन यू हैव राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। कमेंट में बताइए कि हमारा जो गीगावाट वाला जो प्लान है कि हम कितने गीगावाट जो है इन सारी एनर्जीज के हेल्प से डेवलप करेंगे, और उस विंड एनर्जी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे जो हाइब्रिड पावर प्लांट है, जैसे कि एक हमारा कच्छ में है, इसको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। देन यू हैव बायोमास, जहां पे हम क्रॉप रेसिड्यू, वुड रेसिड्यू, एनिमल वेस्ट, ठीक है, इन सबको मिलाकर जो है हम रूरल एरियाज में बेसिकली जो है एनर्जी डिमांड को सप्लाई पहुंचाते हैं। जियोथर्मल, हिमालयन और डेक्कन प्लेटू में इसका बहुत इंपॉर्टेंट पोटेंशियल है, लेकिन अभी भी हम उसको अच्छे से और एक्सप्लोर नहीं कर पाए। स्टिल वी नीड मोर R&D। तो हमारे एनर्जी चैलेंजेस क्या है? 85% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे ट्रेड बैलेंस पे ह्यूज बर्डन है। 5% रूरल पॉपुलेशन है जहां पे आज भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। जस्ट अ सेकेंड, ओके। ग्रीन हाउस एमिशन का हम इंडिया 3rd लार्जेस्ट हमारा योगदान है। एनर्जी एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट और बिल्डिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा हमारी एनर्जी एफिशिएंसी चाहिए। इनएफिशिएंसी है फॉर एज ऑफ नाउ। और लैंड एक्विजिशन, जो हमारे लार्ज रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, तो वहां पे हमें लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम आ रही है। हमारी की पॉलिसी NAPCC, ठीक है, हमारे 8 नेशनल मिशन है इंक्लूडिंग द सोलर मिशन एंड एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी मिशन, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये हमारा ग्लोबल सोलर इंटरकनेक्शन प्लान है। PM कुसुम, सोलर पावर्ड पंप्स फॉर द फार्मर्स, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जहां पे हम 5 MMT ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करेंगे बाय 2030, एंड नेट जीरो इमिशन टारगेट है हमारा बाय 2070। शेल गैस, इसके एक्सप्लोरेशन में अलग चैलेंजेस है। सबसे पहला चैलेंजेस है हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, ठीक है। अगर हम शेल गैस को एक्सप्लॉइट कर पाते हैं, एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, तो हम हमारे कंजम्पशन की, हमारे एनर्जी नीड्स की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे पास वो पोटेंशियल है, हमारे पास वो रिजर्व्स भी है। लेकिन मसला क्या है? सबसे पहले तो ये वाटर इंटेंसिव थिंग है, बहुत पैसा लगेगा। ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ वाटर हैज टू बी पम्प्ड इनसाइड, ह्यूज अमाउंट, इसकी वजह से जो है गैस बहुत लीक होगा और लोकल वाटर सप्लाईज पे स्ट्रेन बढ़ेगा। वाटर कंटैमिनेशन के भी चांसेस है, बट ऑब्वियस है। लैंड एक्विजिशन अपने आप में इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। और सिस्मिक रिंग, क्योंकि ये जितने भी शैल गैसेस है ऑलरेडी ये Zone 3 to Zone 5 के अर्थ
अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स में है, तो उसकी वजह से यहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटीज होने के भी चांसेस हैं। मेंस 2022 चॉइस दोनों में जीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। 22 में पूछती है जीपीएससी, टू अचीव सफिशिएंसी इन द एनर्जी सेक्टर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली आपको जितने भी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उससे रिलेटेड ये आंसर लिखना था। Wind energy in India has great potential but has limited areas that can be used for the utilization of resources. Discuss. तो wind energy generate विंड से एनर्जी जनरेट करने के लिए पहले तो आपको बताना है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। अब उसके बाद ये कहते हैं कि पोटेंशियल तो है, तो हमने रिक्वायरमेंट्स बता दी, हमने हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी बताई है, हमने पोटेंशियल तो हमने थ्रू रिपोर्ट्स बताया कि इतना पोटेंशियल है, लेकिन क्या इश्यूज है वो हमने फिर बाद में नेक्स्ट पॉइंट आंसर के डिस्कस किए हैं। फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, प्रीवियस इसमें मैं ये डिस्कस कर चुकी थी कि जितने भी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक ज्योग्राफिक लोकेशन पे है तो वो वहां की इकोनॉमी को शेप करती है, वहां के ह्यूमन फैक्टर्स को शेप करती है। इसलिए हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स से रिलेटेड है उनकी लोकेशन, तो वहां पे जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंटली प्ले करते हैं वो है रॉ मटेरियल, पावर, वाटर, लेबर एंड क्लाइमेट। और नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो मैटर करता है वो है कैपिटल, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। रॉ मटेरियल, जस्ट एग्जांपल अ शुगर मिल, ठीक है, तो शुगर मिल इंडस्ट्री कहां पे आएगी? अगर जहां पे शुगर केन आसपास के एरियाज में ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है वहीं पे बनेगी। अब शुगर मिल कहीं उत्तराखंड में तो हम नहीं डालेंगे, क्यों? क्योंकि वहां पे गन्ना नहीं उग रहा है। गन्ना उग रहा है गुजरात में, तो गुजरात में ही शुगर मिल्स मिलेगी, ठीक है। सॉल्ट इंडस्ट्री है तो जहां पे दरिया है वही सॉल्ट इंडस्ट्री होगी, राइट। इट वोंट बी देयर इन उत्तर प्रदेश। पावर की अगर हम बात करें तो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज नीड चीप पावर, तो जहां पे ज्यादा सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअसली मिल रही है, वहां पे वो इंडस्ट्रीज डेफिनेटली आएगी। लेबर, चिप एंड स्किल्ड लेबर अट्रैक्ट्स इंडस्ट्री, ठीक है। चाइना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्यों इतना आगे है? क्योंकि वो उनके पास है लो वेज लेबर का सरप्लस। बेंगलुरु में आईटी सेक्टर क्यों कंसंट्रेट कर रहा है? क्योंकि उसके पास है अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर्स। वाटर, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसे वाटर सप्लाई कंटिन्यूअस चाहिए, जैसे कि आपकी पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉयर इंडस्ट्री, इन्हें लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए। तो ये जो इंडस्ट्रीज है इनका लोकेशन हमेशा नियर द रिवर्स और लेक मिलेगा। क्लाइमेट, सर्टेन इंडस्ट्रीज को सर्टेन टाइप ऑफ क्लाइमेट चाहिए। फॉर एग्जांपल कॉटन बेस्ड इंडस्ट्रीज है तो उसे सर्टेनली ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, तो इसलिए आपको कॉटन बेस्ड इंडस्ट्रीज इन अहमदाबाद या इन बड़ौदा ऐसी जगहों पे आपको देखने को मिलेगी। नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, सबसे पहले प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट। कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट इंडस्ट्री है, ठीक है, तो वो प्रेफर करेगा कि मार्केट पास में हो, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, जिसको ट्रांसपोर्टेशन उसका वन ऑफ द मेजर फैक्टर है तो वो चीप ट्रांसपोर्टेशन ढूंढेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, स्पेशल कॉरिडोर्स हैं, कोई टैक्सेशन पॉलिसीज हैं, तो वो सारी चीजें जो है उन्हें अट्रैक्ट करेगी। इंडस्ट्रियल इनर्शिया, अगर कोई हाई कैपिटल इंडस्ट्री है तो वो अपना रिलोकेशन रेजिस्ट करेगी, भले ही उसके पास अच्छे सप्लाई चेन मिलता है, ठीक है, क्योंकि रिलोकेशन से उनको दूसरी दिक्कतें होती है, लेबर चैलेंजेस आते हैं, मार्केट स्लो डाउन आते हैं, ठीक है। एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो क्लस्टर में होती हैं, ठीक है, उसको उससे अपना बेनिफिट मिलता है। वहां पे सप्लाई, बैंकिंग सप्लाई इजी है, वहां पे इंश्योरेंस इजी है, ट्रांसपोर्टेशन इजी है, कंसल्टेशन सर्विसेज, जैसे कि आपका फूड क्लोज इंडस्ट्रीज हो गई। कैपिटल, जितनी भी इंडस्ट्रीज है जो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड है, ठीक है, जहां पे इनको बैंकिंग चाहिए, वेंचर कैपिटल्स चाहिए, इंश्योरेंस इजीली अवेलेबल है, तो वो मेजर सिटीज
ढूंढेगी। अब आपकी है जैसे कि फुटलूज इंडस्ट्रीज, इनको कोई मार्केट या रॉ मटेरियल से मतलब नहीं है, ठीक है, इनकी लोकेशन इनकी चॉइस पे है। जैसे कि आपका आईटी इंडस्ट्री हो गया, स्मॉल प्रोडक्शन स्पेस, लेस पोल्यूशन, हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डायमंड कसिंग, वॉच मेकिंग, बेकरी। इनका पुल फैक्टर है ट्रांसपोर्ट लिंक्स, स्किल्ड लेबर एंड द कैपिटल एग्लोमरेशन। इंडस्ट्रियल रीजन्स की हम बात करें तो हुगली बेल्ट है हमारा, कोलकाता उसका न्यूक्लियस है, और गंगा ब्रह्मपुत्र हिंटरलैंड है। अहमदाबाद वडोदरा में आपकी कॉटन ग्रोइंग इंडस्ट्री है। मुंबई पुणे में पोर्ट्स हैं आपके, जो कि मेजर पोर्ट से कनेक्टेड है। अभी तक इंडस्ट्रियल लोकेशन पे क्वेश्चन नहीं आए हैं, विच डजंट मीन कि आ नहीं सकते हैं। फिजियोग्राफी ऑफ गुजरात, थोड़ा सा अब हम ब्रीफ में गुजरात की फिजियोग्राफी पढ़ते हैं। गुजरात की फिजियोग्राफी को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक तो है आपका कच्छ, फिर है आपका सौराष्ट्र रीजन, एंड इधर है आपका द ईस्टर्न एंड द सदर्न गुजरात। 1600 किलोमीटर की स्टेट विद द लार्जेस्ट कोस्टल रीजन। हमारी जो फिजियोग्राफी है, कच्छ में सॉल्ट एक्यूमुलेशन है, सौराष्ट्र में हिल्स है, फर्टाइल सॉइल्स है, और यहां पे है हैवी इन्फ्लक्स ऑफ रिवर्स एंड रेनफॉल। कच्छ रीजन की हम बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न डिवीजन में ये लोकेटेड है, ठीक है। सौराष्ट्र से रण ऑफ कच्छ इसको एक अलग पार्ट कर देता है, डिवाइड कर देता है, मेनलैंड से हट जाता है, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड है, ठीक है, छोटे छोटे लो हिल्स हैं, जो ईस्ट में जो आता है उसे हम लिटिल रन कहते हैं, और इसे हम ग्रेटर रन कहते हैं। टेरेन इसकी एरिड है, ठीक है, और वेजिटेशन बहुत ही कम है। यहाँ पे काला डूंगर है इधर ही कहीं, जो कि ब्लैक हिल कहते हैं बेसिकली। सबसे हाईएस्ट पॉइंट कच्छ डिस्ट्रिक्ट का वही है। फिर है आपका सौराष्ट्र रीजन, अपलैंड डेक्कन प्लेटू का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे बेसाल्टिक लावा का आपको डिपोजिशन भी दिखता है, और अलूवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, तो बेसिकली फर्टाइल सॉइल यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। गिर रेंजेस है जहां पे एशियाटिक लायंस है, और यहाँ पे आपकी गिर का जो पूरा फॉरेस्ट है। दूसरी कुछ हिल्स है, बर्दा हिल्स, आल्के हिल्स एंड चोटिला एंड शत्रुंजय हिल्स। एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन है, अगर आप यहाँ पे देखोगे गल्फ ऑफ कच्छ से लेके गल्फ ऑफ खंबात तक, और यहीं पे है मेजर पोर्ट्स गुजरात के। कंडला, मांडवी पोर्ट इधर है, कंडला, और ये सब इधर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो कि हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस में हेल्प करते हैं। हिल्स, इंपॉर्टेंट हिल्स ऑफ गुजरात, गिरनार, गिर रेंज, बर्दा हिल्स, अरवली हिल्स, सतपुरा एंड सह्याद्री रेंजेस, कुछ पार्ट्स यहाँ पे लगते हैं। अगर हम गिरनार है जो हाईएस्ट पीक है गुजरात का, गिर है ओनली नेचुरल होम ऑफ एशियाटिक लायंस, बर्दा हिल है, यहाँ पे भी सेंचुरी है, एशियाटिक लायंस यहाँ पे भी आपको देखने को मिलते हैं। अरवली ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन एंड गुजरात ओनली हिल स्टेशन इन द डांग सापुतारा। माइक्रो रीजन्स, कुछ रीजन ऐसे हैं जो कि लो लाइंग एरियाज हैं। भाल है, लो लाइंग कोस्टल ट्रैक अलोंग द गल्फ ऑफ खंबात, हैवी ब्लैक क्ले, और यहाँ पे भालिया गेहूं है जो बहुत फेमस है यहाँ का। नलखट एरिया है नियर द नल सरोवर वेटलैंड लेक, वेटलैंड बेल्ट है पूरा, तो यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड हैबिटेट्स आपको देखने को मिलेंगे। मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स तो नहीं बट हाँ अच्छी खासी यहाँ पे आपको फॉरेस्ट्री देखने को मिलेगी। घेड़ एरिया है जो कि वाटर लॉन्ग लो ट्रैक्ट है कोस्टल सौराष्ट्र का, पोरबंदर और जूनागढ़, ठीक है, यहाँ पे कहीं है घेड़ प्रदेश। सीजनली फ्लडेड रहता है और सेलाइन ड्रेनेज प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलती है। चरोत्तर रीजन है यहाँ पे आपका दिस पार्ट। सबसे ज्यादा फर्टाइल प्लेन्स अगर कहीं पे है तो इस चरोत्तर रीजन में है, जो माही और वात्रक नदी के बीच में पड़ता है। रिच इन टबेको एंड द कैश क्रॉप बेल्ट, इसको सोने का एरिया कहा जाता है। देन यू हैव कानम एंड वागड़, अगेन
वन ऑफ द फर्टाइल लैंड। कानम में कॉटन की खेती होती है, ब्लैक सॉइल यहाँ पे अवेलेबल है, और कानम का जो कॉटन है वो सबसे ज्यादा फेमस कॉटन माना जाता है। जीपीएससी ने 2025 में क्वेश्चन पूछा था, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ 3 डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल एरियाज ऑफ गुजरात, भाल, नलकंड एंड घेर। तो जब भी आप गुजरात को इन डिटेल पढ़ रहे हैं तो जितने भी गुजरात के ये एरियाज है उसको अच्छे से पढ़िएगा। रण ऑफ कच्छ, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें क्योंकि वेजिटेशन नहीं है, ठीक है, बट स्टिल यहाँ पे ड्यू टू इरिगेशन फैसिलिटीज बीइंग अवेलेबल थोड़ी बहुत खेती शुरू हुई है, स्पेशली ऑफ द फ्रूट्स like muskmelon, then you have dates, even mangoes to some extent। तो पूरा का पूरा जो है ये सॉल्ट मार्श एरिया है, थार डेजर्ट जैसा, ठीक है, सिंध प्रोविंस तक एक्सटेंड होता है। रण का मतलब ही सॉल्ट मार्श होता है। तो जब समर्स में इवेपोरेशन हो जाता है, बेसिकली तो कोस्ट पानी ही है, लेकिन जब समर में इवेपोरेशन हो जाता है तो सॉल्ट क्रिस्टल्स आपको देखने को यहां पे मिलते हैं। एक्सटेंशन की अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा यहां से लेके पाकिस्तान की बॉर्डरिंग तक पूरा ग्रेट रन ऑफ कच्छ है। इसको व्हाइट डेजर्ट भी कहा जाता है क्योंकि विंटर्स में समर्स में, ड्राई विंटर में इवोपरेशन होने की वजह से सॉल्ट फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। रणोत्सव है जो कि यहाँ पे ग्रेट रन ऑफ कच्छ में होता है हर साल। अगर हम लिटिल रन ऑफ कच्छ की बात करें तो दिस इज द लिटिल रन ऑफ कच्छ। यहां पे आपको थोड़ा बहुत जो है ग्रीनरी दिखती है ड्यू टू देखो थोड़ा सा सौराष्ट्र से एरिया से भी कनेक्टेड है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको ग्रीनरी देखने को मिलती है, थोड़ी बहुत खेती यहाँ पे होती है। यहीं पे है आपकी वाइल्ड एस सेंचुरी जो इंडियन वाइल्ड एस है, ठीक है, और लास्ट रेफ्यूज टू द एशियाटिक वाइल्ड एस स्प्रेड ओवर द लिटिल रन। छोटे छोटे बेट है यहाँ पे, 5 बेट आते हैं यहाँ पे, वो है बेट इज बेसिकली स्मॉल ग्रासी आइलैंड्स, ठीक है, और लिटिल रन में आपका मेजर सोर्स है इनलैंड सॉल्ट का। अगरिया फैमिलीज है जो सॉल्ट हार्वेस्टिंग करती है, इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज है, सो काइंडली रीड अबाउट दैम ऑल्सो। डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटर रन एंड द लिटिल रन। इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे फ्लैमिंगोज आते हैं हर साल, ठीक है, और फ्लैमिंगोज का यहाँ पे ब्रीडिंग कॉलोनीज है, ठीक है, और ज्यादातर इसको फ्लैमिंगो सिटी भी कहते हैं। कच्छ डेजर्ट सेंचुरी डिक्लेयर्ड ओवर द ग्रेट रन टू प्रोटेक्ट फ्लैमिंगोज एंड द फ्रेजाइल मार्श इकोसिस्टम। माइग्रेटरी बर्ड्स आपको सीजनल वेटलैंड्स में आपको यहाँ पे पेलिकन्स वगैरह देखने को मिलते हैं। फ्रेजाइल सिस्टम है, हाई सैलिनिटी है, एक्सट्रीम टेम्परेचर है और लो रेनफॉल है, इसलिए हैबिटेट भी उतनी ही सेंसिटिव है। ये कुछ आईआर और आपकी सिक्योरिटी वाली चीज है। सर क्रीक टाइडल एस्चुरी है, रन्स वेस्टर्न एज में, ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट रहा है सर क्रीक, और सर क्रीक को क्रॉस बहुत बार जो है आपके फिशरमैन है नहीं पता होता है कि वो कब सर क्रीक को क्रॉस करके पाकिस्तान में एंटर कर जाता है। बीएसएफ हमेशा यहाँ पे रहती है क्योंकि बट ऑब्वियसली सेंसिटिव एरिया है। 1965 का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी इस रण ऑफ कच्छ के सेक्टर में हुआ है। रण उत्सव है, सो बेसिकली ये आफ्टर द ह्यूज अर्थक्वेक जो कच्छ में आया था 2001 में, उसके बाद से ये शुरू हुआ है, एंड इट हैज सपोर्टेड द रूरल इकोनॉमी ऑफ कच्छ एंड ओवरऑल द गुजरात इकोनॉमी एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द गुजरात इमेज इन टूरिज्म। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो मैंने अभी डिस्कस किया था सोलर विंड पार्क नियर खवड़ which is also in Kutch। तो बहुत जाइंट सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट है ये, इनफैक्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में इसका नाम आता है। रिवर्स ऑफ गुजरात एंड द नर्मदा प्रोजेक्ट, तो 4-5 इंपॉर्टेंट रिवर्स है, ठीक है,
उनको हम डिस्कस करते हैं। मोस्टली सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और सारी की सारी जो है गल्फ ऑफ खंबात में जा रही है। यहाँ पे कुछ कुछ है जो अरेबियन सी में मिलती है, कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो रन ऑफ कच्छ में, लिटिल रन ऑफ कच्छ में लुप्त हो जाती हैं। तो जब भी आप डिटेल में गुजरात की रिवर सिस्टम पढ़ेंगे और या तो हमारे मेंस लेक्चर सीरीज अटेंड करेंगे, उसमें उसे अच्छे से डिस्कस किया है। नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक में से राइज हो रही है वेस्टवर्ड। रिफ्ट वैली, विंध्य और सतपुड़ा रेंजेस के बीच में जो रिफ्ट वैली है उसमें सिर्फ फ्लो होके गल्फ ऑफ खंबात में ये नियर भरूच मीट करती है। इट इज गुजरात लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर। तापी रिवर मध्य प्रदेश के मुल्ताई में से ओरिजिनेट हो रही है और रिफ्ट वैली के थ्रू सूरत के पास गल्फ ऑफ खंबात में ये मीट करती है। देन यू हैव साबरमती, राजस्थान से आती है अरावली हिल्स में से, ठीक है, अहमदाबाद गांधीनगर में से फ्लो करके ये गल्फ ऑफ खंबात में मिलती है। इफ यू हैव हर्ड अबाउट साबरमती रिवर फ्रंट इन अहमदाबाद, इट इज ऑन दिस। माही रिवर है, मध्य प्रदेश में से राइज करती है, राजस्थान और गुजरात में से होते हुए इज द ओनली रिवर विच क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस एंड एंटर्स द गल्फ ऑफ खंबात। नर्मदा प्रोजेक्ट जो कि आपके सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट है, ठीक है, केवड़िया नियर नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, वहां पे ये प्रोजेक्ट है। मल्टी स्टेट प्रोजेक्ट बेनिफिटिंग गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इरिगेशन। कैनाल नेटवर्क बनाया हुआ है, नर्मदा मेन कैनाल है और उसके थ्रू दूसरी अलग अलग कैनाल्स डेवलप की है जो कि इरिगेशन प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा हेल्पफुल रही है। इसी के पास है आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जहां पे इस प्रोजेक्ट की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था लोगों का और जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट हो रहा था डैम बनने की वजह से, उस पे मेघा पाटकर ने प्रोटेस्ट किया था, बट स्टिल हाउ इट गॉट फुलफिल्ड। सोनी योजना सौराष्ट्र के डैम्स और नर्मदा वाटर को कनेक्ट करने का स्कीम है। सुजलाम सुफलाम योजना रिचार्जिंग द नॉर्थ गुजरात एक्विफायर्स। नर्मदा मेन कैनाल जो हम पढ़ चुके हैं। कल्पसर प्रपोज प्रोजेक्ट है, अभी तक ये उसमें नहीं आया हुआ है। डैम अक्रॉस गल्फ ऑफ खंबात को बनाने का है। एंड वाटर शेड एंड चेक डैम सौराष्ट्र और कच्छ में ड्रॉट रिलीफ में ये काम कर रहा है। सोनी योजना में सौराष्ट्र में 100+ रिजर्वायर्स को वाया पाइपलाइन लिंक करने की योजना है। सुजलाम सुफलाम में कैनाल्स का डिसिल्टिंग करना है और उसे रिचार्ज करना है। नर्मदा मेन कैनाल में ड्रॉट एरियाज में पानी पहुंचाना है। कल्पसर एनविसिंग द फ्रेश वाटर लेक एंड कोस्टल डेवलपमेंट एंड वाटरशेड और चेक डैम्स के थ्रू हम ग्राउंड वाटर और रेन फेड फार्मिंग को हेल्प कर रहे हैं। 2025 में क्वेश्चन पूछा था जीपीएससी ने, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवर्स इन द साउथ एंड सेंट्रल गुजरात इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड अर्बन डेवलपमेंट। और 2024 में क्वेश्चन पूछती है, एक्सप्लेन द मेन कॉजेज ऑफ फ्लड्स इन गुजरात एंड सजेस्ट स्टेप्स फॉर देयर प्रिवेंशन। सिंपल क्वेश्चन है। गुजरात की कोस्ट लाइन 1600 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, स्ट्रेचिंग फ्रॉम कच्छ कोस्ट इन द नॉर्थ वेस्ट टू द वलसाड कोस्ट बॉर्डरिंग महाराष्ट्र इन द साउथ। तो यहां पे हम गल्फ ऑफ कच्छ भी देख रहे हैं, गल्फ ऑफ खंबात भी देख रहे हैं, क्रिक्स है, मड फ्लैट्स है, मैंग्रोव्स है, सॉल्ट पेन्स है, आपकी कोरल रीफ्स तक हमारे पास है। इंडिया का सबसे पहली मरीन सेंचुरी भी यहीं की मरीन सेंचुरी है। सो यहां से आपका पूरा कोस्ट लाइन शुरू होते 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 यहां तक आ रहा है। दो गल्फ्स है, हाई टाइडल एनर्जी है, ये हम पढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एस्चुरीज डेवलप होती है और डेल्टा डेवलप नहीं होता है। मरीन इकोलॉजी है, कोरल, मैंग्रोव, सी ग्रासेस, ठीक है, जो कि रिच और फ्रेजाइल मैराइन बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करती हैं। तो ये है आपका काठियावाड़ कोस्ट, ये है आपका कच्छ कोस्ट और ये है आपका साउथ गुजरात का कोस्ट। तो आपका जो काठियावाड़ कोस्ट है,
ठीक है, रॉकी है, क्लिफ पार्ट्स में है, यहाँ पे आपको बीचेस है, टेम्पल्स है और फिशिंग हार्बर है। ठीक है, वेरावल करके जगह है सोमनाथ के पास, जहां पे इंडिया की सबसे ज्यादा फिशिंग एक्सपोर्ट एरिया है। फिर है आपका कोस्टल वेटलैंड्स, ठीक है, वो भी यहीं पे है वेटलैंड्स। ठीक है, आइलैंड है बेत द्वारका एंड दीव एंड पिरतन, दिस इज पिरतन आइलैंड ऑफ द गुजरात कोस्ट एंड कैम्बे बेसिन, जहां पे आपकी ऑन शोर ऑयल एंड गैस फील्ड्स अवेलेबल है। पोर्ट्स की मैं बात करूं तो कंडला पोर्ट्स है गल्फ ऑफ कच्छ में। ठीक है, मेजर पोर्ट्स है एंड अ लीडिंग कार्गो हैंडलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है नॉट जस्ट ऑफ गुजरात बट ऑफ इंडिया। देन यू हैव मुंद्रा पोर्ट, अगेन गल्फ ऑफ कच्छ में ही है, इंडियाज लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट, अदानी इसे ऑपरेट करते हैं। हजीरा पोर्ट है नियर सूरत, ठीक है, यहाँ ये इंडस्ट्रियल पोर्ट है, स्टील और एलएनजी और पेट्रो यूनिट्स को सपोर्ट करता है। दहेज है इन द गल्फ ऑफ खंबात भरूच, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्रीज जितनी भी आपकी अंकलेश्वर के पास केमिकल इंडस्ट्रीज है, एलएनजी हब्स है और यहीं से इनका सबका एक्सपोर्ट होता है। देन यू हैव पिपावा पोर्ट इन सौराष्ट्र, प्राइवेट कमर्शियल पोर्ट है। ओखा, पोरबंदर, वेरावल, यहां पे भी पोर्ट्स है जो कि लीडिंग फिश हार्बर है। अगर हम हमारे कोस्टल एरियाज की मैरीटाइम इकोनॉमी की बात करें तो हमारे पास एक मेजर पोर्ट है और बहुत सारे माइनर पोर्ट्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से गुजरात जो है इट लीड्स इन द पोर्ट कार्गो थ्रू आउट। यहीं पे सबसे पहला आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन था कंडला, गुजरात मैरीटाइम पोर्ट विच रेगुलेट्स नॉन मेजर पोर्ट्स, ठीक है, प्राइवेट पोर्ट डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है। देन यू हैव सर क्रीक विच इज अ डिस्प्यूटेड एरिया, ठीक है, ये हमारी मैरीटाइम बाउंड्री और आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को अफेक्ट करता है। लोथल है, ये बताता है कि पुराने टाइम में भी हमारे पास डॉकयार्ड था, तो इसी तरीके से हमारी जो है पोर्ट हिस्ट्री बहुत पुरानी है। और कोस्टल इंडस्ट्रीज की बात करें तो रिलायंस का बहुत बड़ा प्लांट है जामनगर के पास, जहां पे आपकी वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनरी है रिलायंस की। 2025 में जीपीएससी इज आस्किंग illustrate the role of coastline of Gujarat in the economic development of India. And 22 also it asks Gujarat's longest sea coast and fishing industries can prosper the Gujarat economy. Discuss. Agroclimatic zones of Gujarat, cotton, groundnut, dairy and animal husbandry हमारी मेजर इंडस्ट्रीज है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो गुजरात का जो क्लाइमेटिक जोन है ये भी कुछ 8 इसमें डिवाइडेड है, विच इज डिफाइंड बाय रेनफॉल, सॉइल टाइप, टेम्परेचर एंड द क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। अगर हम ब्लैक कॉटन सॉइल की बात करें जो सौराष्ट्र में है और सेंट्रल गुजरात में है, अलुवियल सॉइल की बात करें तो साउथ और मेनलैंड पार्ट में है, और सैंडी सलाइन सॉइल्स की हम बात करें तो ये नॉर्थ वेस्टर्न इसमें है। सबसे पहला है आपका साउथ गुजरात हैवी रेनफॉल जोन, जो कि आपका पूरा साउथ गुजरात है, डांग, वलसाड़ एंड नवसारी, ये है राइस और शुगर केन के लिए फेमस। साउथ गुजरात जोन सूरत, भरूच फॉर कॉटन, शुगर केन एंड बनाना। इतना भी अगर आपको याद है, यू विल बी एबल टू इजिली फ्रेम द आंसर इफ कम्स नियर बाय टू दिस एरिया। मिडल गुजरात जोन है आनंद, खेड़ा, वडोदरा, टोबैको एंड कॉटन। नॉर्थ गुजरात जोन महसाणा, साबरकांठा फॉर बाजरा, व्हीट एंड कैस्टर। नॉर्थ वेस्ट एरिड जोन कच्छ, बनासकांठा, पाटन फेमस फॉर बाजरा, गुवार एंड कैस्टर। नॉर्थ सौराष्ट्र जोन यू हैव राजकोट, सुरेंद्र नगर, जामनगर फॉर ग्राउंडनट एंड कॉटन। साउथ सौराष्ट्र जोन जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, ग्राउंडनट एंड व्हीट। And Bhal and coastal zone, Ahmedabad to Bhavnagar coast, Bhalia wheat, which is a GI tag wheat and the cotton. कॉटन की अगर हम बात करें तो गुजरात जो है इंडिया लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। हमारे पास ब्लैक सॉइल है सौराष्ट्र में और सेंट्रल गुजरात में, जो कि कॉटन के प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। प्लस बीटी कॉटन का हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं।
देन यू हैव ग्राउंडनट। सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा ग्राउंडनट यूज होता है और इसीलिए यहाँ पे ग्राउंडनट बेस्ड इंडस्ट्रीज भी है। व्हाइट रिवॉल्यूशन, अमूल, वर्गीस कुरियन आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है कि कोऑपरेटिव सेक्टर को यूज करके किस तरीके से अमूल बिकेम द लार्जेस्ट मिल्क सप्लायर ऑफ इंडिया। क्रॉपिंग और लाइफ स्टॉक डेटा की अगर हम बात करें तो हमारे मेन खरीफ क्रॉप्स है कॉटन, ग्राउंडनट, बाजरा, पैडी, कैस्टर एंड तूर। मेन राबी क्रॉप्स है व्हीट, क्यूमिन, मस्टर्ड, ग्राम, टबैको एंड इसबगोल। डोमिनेंट सॉइल है हमारी ब्लैक सॉइल, अलूवियल सॉइल, सैंडी डेजर्ट सॉइल एंड कोस्टल सलाइन सॉइल। और लाइफ स्टॉक तो हमारे पास यस वी हैव हाई कैटल, बफेलो एंड स्मॉल रुमिनेंट पॉपुलेशन टू स्ट्रेंथन आवर डेयरी इकोनॉमी। ये कुछ इंडिजिनस ब्रीड है जो अलग अलग एरिया में आपको देखने को मिलेगी। गो थ्रू देम वंस। जैसे हमारे यहाँ की गिर गाय सबसे ज्यादा फेमस है, जाफरेदी बफेलो फेमस है, ठीक है। खराई कैमल ऑल्सो वी हैव नियर द कच्छ कोस्ट विच कैन स्विम। ओके, 2021 में सीधे सीधे एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स कौन से हैं गुजरात के। डिस्कस इन डिटेल द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द वेरियस एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ गुजरात। तो आपको 8 एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स लिखना था, उनमें क्या रेनफॉल है, क्या वेदर है, क्या क्रॉप्स है, दैट्स इट। 10 में से 8 मार्क्स आराम से आ जाते हैं। So this was about today's topics. We'll get back to you soon with another topics related to geography. कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, and if you want any other videos on any other topic you can also mention that in the comment. Thank you and all the best.